नमस्कार। 20 मई 1498 ये वो दिन है जिस दिन पुर्तगालियों ने भारत में कदम रखा और शुरू हुआ भारत की कहानी का एक नया चैप्टर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुर्तगालियों के बारे में और जानेंगे कि भारत में उन्होंने क्या क्या काम किए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और हमारी चैनल को अपना सहयोग दें। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत की धरती पर समुद्री मार्ग से आया था। इसने बार्थोलोमियो डियाज के बताए हुए रास्ते को अपनाया और यह भारत किसी तरह पहुंचा। पुर्तगाली और अन्य यूरोपीय भारत आए थे व्यापार के बहाने से, मगर धीरे धीरे वो भारत पर कब्जा करते गए और भारत की समृद्ध धरती को उन्होंने कंगाल कर डाला, बिल्कुल उसी तरह जैसे दीमक लकड़ी के साथ करते हैं। आइए पहले बात करते हैं पुर्तगालियों के भारत आने के प्राथमिक उद्देश्यों की। पुर्तगाली भारत और यूरोप के बीच नए व्यापारिक मार्ग की खोज कर रहे थे ताकि मसालों एवं अन्य उत्पादों का व्यापार किया जा सके। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार देख ले ताकि इस वीडियो में क्लैरिटी ज़्यादा हो। पुर्तगाली भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों के वर्चस्व को खत्म करना चाहते थे। अरब सागर से मुस्लिम व्यापारियों या अरबों को निकाल फेंकना भी उनके उद्देश्यों में से एक रहा था और ये लोग एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करने की आशा से भारत आए थे। इससे पुर्तगाली साम्राज्य गौरवान्वित होता और अफ्रीका भी बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या को बैलेंस किया जा सकता था। अब आइए पुर्तगाली गवर्नरों के बारे में भी बात कर लिया जाए, लेकिन थोड़ा संक्षेप में। नंबर 1, वास्को ड गामा। यह पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। शुरू में इसने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं। जब यह भारत के कालीकट पहुंचा तब राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, मगर जमोरिन के दरबार में इसने जो नजराने दिए थे उससे जमोरिन इम्प्रेस नहीं हुए। तो बातचीत से डिगामा और जमोरिन के बीच सहमति नहीं हो पाई। हालांकि पुर्तगालियों को व्यापार की अनुमति तो मिल गई, मगर बदले में पुर्तगालियों को व्यापार शुल्क देना होता जो डिगामा को पसंद नहीं था। डिगामा भारत से ज़्यादा सामान तो ले जा नहीं सका, मगर पोर्टुगीज अकाउंट्स बताते हैं कि उसने पुर्तगाल जाकर व्यापार से 60 गुना लाभ कमाया था। सन 1500 में पेड्रो अल्वारेज कब्राल भारत आता है ताकि पुर्तगाली कालीकट के साथ व्यापारिक संधि कर सके, मगर यहाँ वो अरब व्यापारी समूहों से आक्रामक तरीके से पेश आता है और परिणाम में मिलता है उसे विद्रोह। इस विद्रोह में 70 पुर्तगाली मारे जाते हैं। कैब्राल ने इस घटना के लिए जमोरिन को दोषी करार दिया और भारत से भाग खड़ा हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि भागते वक्त कैब्राल ने कालीकट पर गोलीबारी भी की। इससे पुर्तगाल और कालीकट के बीच जंग छिड़ जाती है। 1502 में वास्को ड गामा फिर से भारत की ओर निकल पड़ता है। वो यह कसम खाकर निकलता है कि जमोरिन से वो बदला लेकर ही रहेगा। इस बार वो 15 जहाज़ों को लेकर निकला जो गोला बारूद से लदे पड़े थे, यानी पुर्तगाली इस बार कालीकट पर विजय पाने निकले थे। अब इसी के बीच एक घटना होती है। 1502 में भारत के समीप ही पुर्तगालियों ने एक तीर्थयात्री जहाज़ पर कब्जा कर लिया। इसका नाम था मिरिम और ये एक मुस्लिम जहाज़ था। ऐसा कहा जाता है कि इस जहाज़ पर 400 यात्री थे, जिसमें 50 महिलाएं और इजिप्ट का राजदूत भी था। इस जहाज़ के यात्रियों ने अपना सारा माल और धन पुर्तगालियों को सौंप दिया, मगर पुर्तगाली फिर भी नहीं माने। डिगामा और उसके आदमियों ने सारे लोगों को इकट्ठा कर जहाज़ पर लॉक कर दिया और जहाज़ को आग लगा दी। इस घटना की व्याख्या करते हैं थोम लोपेज और गैस्पर कोरिया। ये घटना दर्शाती है कि इंसान बदले की भावना में इंसानियत को भी भूल जाता है। डिगामा भारत पहुंचा। यहाँ पर जमोरिन पुर्तगालियों से कहता है कि वो संधि करने को तैयार है, क्योंकि उसे अरब तीर्थयात्रियों के साथ हुई घटना का ज्ञान था। यहाँ पर डिगामा हिंदू राजा से मांग करता है कि कालीकट के सारे मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाए। ये बात टाल दी जाती है। इसी समय कुछ और घटनाएं होती हैं और अंततः 2 दिन तक कालीकट पर पुर्तगाली जहाज गोलाबारी करते रहते हैं और फिर जमोरिन हार मान लेता है। हालांकि जमोरिन हार मानने से पहले डिगामा की नौसेना से लड़ने के लिए एक नौसेना भेजता भी है, मगर कोई खास असर नहीं होता। 1503 में कोचीन से मसाले और अन्य उत्पादों को लेकर डिगामा पुर्तगाल के लिए रवाना हो जाता है। फिर 1505 में भारत आता है अल्मीडा। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इसी ने भारत में कार्टेज, काफिला जैसी व्यवस्थाओं की नींव रखी। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को भी यही लेकर आया था। गौर करने वाली बात यह है कि अल्मीडा के कार्यकाल में पुर्तगालियों ने भारत में 2 युद्ध लड़े। 1508 में चौल के युद्ध में अल्मीडा की सेना को सामना करना पड़ा संयुक्त मिस्र, गुजरात व तुर्की की सेना का। इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार हुई। दोबारा यही दोनों गुट 1509 में दीव में भिड़े। इसे दीव का युद्ध कहा जाता है। यहाँ पर पुर्तगाली जीत गए और पुर्तगालियों का अरब सागर पर वर्चस्व कायम हो गया। यहाँ तक कि अकबर भी मक्का की ओर जाने वाले जहाज़ों के लिए पुर्तगालियों से कार्टेज की अनुमति लेता था। 1509 में भारत आता है अल्बुकर्क। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क का भी कार्यकाल उतार चढ़ावों से भरा रहा। 1509 में भारत आए हुए इसे 1 साल ही हुआ था कि गोवा का युद्ध शुरू हो गया। गोवा के युद्ध में एक ओर थे पुर्तगाली और दूसरी ओर था बीजापुर का शासक आदिल शाह। इस युद्ध में पुर्तगाली जीते और गोवा को हथिया लिया। इसके बाद उन्होंने गोवा को प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया। भारत में साम्राज्यवादी और यूरोपीय विस्तारवादी नीतियां अल्बुकर्क के राज से ही शुरू होती है। अल्बुकर्क ने कई सारे नए सुधार किए। इसने सती प्रथा को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया, धार्मिक न्यायालयों की स्थापना करवाई और पुर्तगाली क्षेत्र में असहिष्णुता की यानी नॉन टॉलरेंस की नीतियों को बढ़ावा दिया। नीनो डी कुन्हा ने भारत आकर गोवा को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। बाबरनामा में इसका वर्णन मिलता है। कुन्हा ने हुमायूं के विरुद्ध गुजराती शासक बहादुर शाह की मदद की थी और पुर्तगालियों को सालसेट और बसीन द्वीप प्राप्त करवाए थे। गवर्नरों की बात करें तो एक और नाम किताबों में चर्चा का विषय होता है। यह है फ्रांसिस डिसूजा। इसके साथ जेसुइट संत फ्रांसिस जेवियर भारत आए थे। अब हम लोग बात करते हैं पुर्तगालियों द्वारा अपनाई गई नीतियों की। नंबर 1, कार्टेज। ये एक तरह का परमिट था या फिर इसे ट्रेड परमिट भी कह सकते हैं। अरब सागर या फिर हिंद महासागर में भारतीय व अरब व्यापारियों को व्यापार करने के लिए पुर्तगाली शासन से कार्टेज लेना पड़ता था। अकबर को भी कार्टेज की अनुमति लेनी पड़ती थी। नंबर 2, इंक्विजिशन। पुर्तगाली राज्यों में ईसाइयत की हल्की सी आलोचना करने पर भी सजा दी जाती थी। इस सजा के अंतर्गत गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था या फिर जिंदा ही आग में झोंक दिया जाता था। ये असहिष्णुता की नीति थी। इसके अलावा बलपूर्वक विवाह, धर्मांतरण और निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करवाने का भी चलन था। ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मीडा के काल में इस नीति को अपनाया गया था। उस समय पुर्तगाल ज़्यादा अच्छी तरह से भारत में स्थापित नहीं था, तो ये ज़रूरी था कि व्यापार शांत ढंग से किया जाए। इसलिए शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया गया। भारत में रहते हुए पुर्तगालियों और अन्य यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष भी हुए थे और इन संघर्षों की बात करें तो डचों ने पुर्तगालियों को हराकर कोचिन में फोर्ट विलियम नामक किले की स्थापना की थी। 1612 में ब्रिटिश और पुर्तगाली शक्तियों ने व्यापार पर अधिकार के लिए सूरत के सावल्ली में युद्ध किया। इस युद्ध में पुर्तगाली पराजित हुए और उनका हिंद महासागर और अरब सागर पर व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया। पुर्तगालियों ने भारत में कई जगहों पर फैक्ट्रियां भी लगवाई थी। पश्चिमी तट की बात करें तो कोचिन, गोवा, कालीकट, बॉम्बे, सालसेट, बसीन, दमन और दीव में पुर्तगालिया फैक्ट्री थी। पूर्वी तट पर हुगली, चटगांव, सतगांव, बंदेल, सैंतोम और कन्नानौर में इन लोगों ने फैक्ट्रियां बनवाई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो फैक्ट्री का मतलब होता है उत्पाद करने वाला कारखाना नहीं, बल्कि उत्पाद भंडारण के लिए निर्मित जगह। भारत में पुर्तगालियों का योगदान क्या था? पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती चालू की थी, साथ ही अनेक प्रकार के फल व सब्जियां भी लेकर आए थे। अब पता नहीं इसे योगदान कहेंगे या नहीं, मगर पुर्तगाली भारत में बीमारियां भी लेकर आए थे। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 में शुरू किया गया था। पहली किताब जो प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छपी उसका नाम था इंडियन मेडिसिनल प्लांट। जापान के साथ व्यापार पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। पुर्तगाल ने ही भारत में नौसेना के महत्व को उजागर किया और पुर्तगाली ही भारत में गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल लेकर आए। अब आइए जानते हैं कि पुर्तगालियों का पतन भारत में क्यों हुआ। पतन के कारणों में पहली बात है भ्रष्टाचार। पुर्तगाली प्रशासन आंतरिक रूप से ही भ्रष्ट हो चुका था। कुलीन वर्ग के लोगों का वर्चस्व इसके कारण बढ़ता गया
और निम्न वर्ग के लोगों के मन में इसके कारण द्वेष की भावना का जन्म हुआ। धार्मिक असहिष्णुता भी पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का कारण था। ये लोग ये नहीं समझ पाए कि भारत में राज करना है तो आपको जनता का समर्थन प्राप्त करना होगा। अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली साम्राज्य ने भारत में नेतृत्व की कमी को महसूस किया। कई युद्ध में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अन्य यूरोपीय शक्तियों से प्रतिस्पर्धा में भी हार गए। ब्राज़ील की खोज हो जाने के बाद पुर्तगालियों ने भारत की तरफ ध्यान देना भी बंद कर दिया था और बाद में पुर्तगाल का विलय स्पेन के साथ भी हो गया, जो भारत में पुर्तगाली सत्ता पर चोट साबित हुआ। भारत में व्यापार करते समय पुर्तगालियों को विजयनगर साम्राज्य से काफ़ी मदद मिलती थी। बाद में विजयनगर साम्राज्य का भी पतन हो गया और अंग्रेज़ों ने संयुक्त स्पेनिश पुर्तगाली आर्माडा को हरा दिया और हिंद महासागर और अरब सागर पर अपना वर्चस्व कायम किया और इसी तरह पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में पतन हो गया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।